कृष्णा गाइस। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी पे और बहुत ही इंटरेस्टिंगली टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखो आपको शुरू में दिख रहा है श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। तो आप जानते हो कि श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का या फिर सनातन वर्णाश्रम धर्म का जो एक लिटरेचर है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ठीक है, तो भगवत गीता को बहुत से वेस्टर्न फिलोसोफर ने एडमायर किया है, बल्कि उन्होंने जीवन में उतारा भी है। ठीक है, बहुत से निकोला टेस्ला है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो इनके जीवन में ऐसे ऐसे चेंज लाए जिन्होंने इनकी लाइफ ही चेंज कर दी सिर्फ भगवत गीता की वजह से। तो हम ऐसी आज एक केस स्टडी करने वाले हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर। यही है न्यूक्लियर बॉम्ब जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिस टीम के जो टीम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही थी फर्स्ट, उसके हेड थे। तो इनका एक्सपीरियंस देखेंगे कि भगवत गीता ने इनको कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस दी और काफी इन्फ्लुएंस इन्होंने फिर आगे भी दी। तो ऐसे भगवत गीता ने इन्हें इंस्पायर करा। तो क्या हुआ था, जब यूएस में जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, तो क्या हुआ, इनके मम्मी पापा जूलियस ओपनहाइमर, बेला ओपनहाइमर यूरोप से अमेरिका आए। ठीक है, अब अमेरिका में आकर उन्होंने क्या काम की तलाश शुरू करी। एग्जीक्यूटिव की उन्हें जॉब मिली न्यूयॉर्क की कंपनी में। फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद 22 अप्रैल 1904 को रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जन्म लिया। ठीक है, जन्म से जब इनकी स्टडी शुरू हुई ना, तब से इनका पढ़ने में इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने 3rd और 4th ग्रेड एक साथ कंप्लीट कर ली। सोचो कितना इंटरेस्ट होगा बच्चे का कि 3rd और 4th ग्रेड एक साथ कंप्लीट कर ली। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि 11 साल की उम्र में, मतलब इन्हें मिलरर्स और लिटरेचर की स्टडीज में इतना शौक था, मिलरर्स की स्टडीज में इतना शौक था कि इन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में मिनरोलॉजिकल क्लब ज्वाइन कर लिया था सिटी का। और अगले ही साल 12 साल की उम्र में एक साइंटिफिक पेपर भी लॉन्च कर दिया था मिनरोलॉजिकल क्लब में मिनरल्स के ऊपर। सोचो तो मतलब कितना एक तरीके से गॉड गिफ्टेड ही हो गया माइंड, है ना। अब ऐसे ही चलता रहा। स्कूलिंग के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, वहां पे सबसे ऑनर्स्ट, सबसे बेस्ट, मतलब सबसे ऊपर, सबसे हार्डेस्ट और सबसे ऑनर्ड जो ग्रेड है सुमन कम लॉर्ड, उससे इन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी। फिर इन्होंने कैम्ब्रिज गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहां पे भी इन्होंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू करी। और वहां पे इन्होंने क्या करा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर कहलाते हैं, उनको कहा कि वो उनकी लैब में काम करना चाहते थे, मतलब उन्होंने अप्लाई करा। बट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने मना कर दिया क्योंकि उनका लेबोरेटरी का वर्क, जो रॉबर्ट ओपनहाइमर का था, लेबोरेटरी का जो वर्क एक्सपीरियंस था वो इनकम्प्लीट था, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर उनके हार्वर्ड के प्रोफेसर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो जे थॉमसन के लैब में जाएं। अप्लाई करा, जे थॉमसन मान गए, बट उन्होंने एक शर्त रखी कि उन्हें सारे असाइनमेंट पूरे करने पड़ेंगे लैब के। तो उन पे काम का बर्डन आ गया। शुरू से ही ना वो दोस्तों से बहुत कम घुल मिल पाते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब बच्चा इतना पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो साफ सुथरा रहेगा, मेंटलिटी एक मैच्योर आदमी की तरह उसकी रहेगी, तो वो अपने फ्रेंड में इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे और वो अकेले रहने लगे क्योंकि काम इतना करना था, तो स्मोकिंग वगैरह उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां से जे थॉमसन के लैब से उन्होंने अप्लाई करा, उन्होंने आगे अप्लाई करा कहाँ, जर्मनी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में 1926 में अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए, उन्होंने फिजिक्स में। और वहां पे एडवर्ड टेलर जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट पहले से मौजूद थे। ठीक है, अब वहां पे इन्होंने अप्लाई करा, बस 23 साल की उम्र में इन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली और 16 साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी निकाले। तो इनकी स्टडीज जो थी ना वो हायर क्लास थी। स्टडीज में तो इनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। और देख सकते हैं आप, जो मैंने बताया कितना ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहा है, मतलब 3rd और 4th ग्रेड इन्होंने बचपन में कंप्लीट कर ली। और आगे भी इतनी से 23 साल की उम्र, मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपनी रिसर्च भी कंप्लीट कर ली, प्लस 16 से प्लस इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी निकाले अपनी रिसर्च के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है, अब थोड़ा हम इनकी पर्सनल लाइफ तो कहें या फिर थोड़ा ओपिनियन, इनके थोड़े थॉट्स पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। ये जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित थे, काफी प्रशंसक थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि रशिया में स्टालिन जो तानाशाह है, कम्युनिस्ट होकर इतना जुल्म कर रहा है, तो इनका कम्युनिस्टों से भरोसा उड़ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, अभी थोड़ी वेडिंग लाइफ में इनकी बात करें अगर हम, तो ये शुरू से ही ना डिप्रेस रहते थे क्योंकि अकेले रहते थे, कोई फ्रेंड नहीं मिला, घुलना मिलना इन्हें आता नहीं था एक्चुअली कुछ टाइम तक, क्योंकि फ्रेंड नहीं मिला, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया। जीन पेट्रोक से एक प्रोफेसर की लड़की थी, उनसे 3 साल इनका अफेयर चला, मतलब इनका रिलेशनशिप था। फिर क्या हुआ,
जीन पेट्रोल से रिलेशनशिप होने के बाद कैथरीन कुनिंग से इनकी शादी हुई, ठीक है। अब इतना हो गया। अब उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू का मतलब वर्ल्ड वॉर टू से बस 1 साल पहले का वो टाइम चल रहा था, मतलब 1 साल बाद बस वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने वाली थी, जिसमें हिटलर ने अपनी तानाशाही दिखाई और इतना यहूदियों पे, जो इस पे इतना बर्बरतापूर्ण उसने हमला करा, उतना कत्लेआम करा, मतलब सरेआम। तो क्या हुआ, दिसंबर 1938 में 2 साइंटिस्टों ने ऑटो हैन और फ्रेड्स स्ट्रेसमैन, इन्होंने क्या करा, न्यूक्लियर फिजन की थ्योरी डेवलप की, मतलब थ्योरी इन्होंने रिसर्च करी। क्या था इस थ्योरी में कि यूरेनियम को अगर हम 2 पार्ट में बांट दे तो उनसे जो मैसिव एनर्जी निकलेगी उनको हम बॉम्ब में यूज कर सकते हैं, मतलब इतनी मैसिव एनर्जी निकलेगी एक वास्ट बॉम्ब बनाया जा सकता है। अब क्या हुआ, 3 हंगेरियन साइंटिस्ट थे, ली सीगलर, एडवर्ड टेलर, यूगेन वेगनर। तो इनको क्या हुआ, डर लगना शुरू कर रहा कि यार अगर ये थ्योरी कहीं ना कहीं से हिटलर के हाथ में लग गई, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया, तो फिर पता नहीं दुनिया का क्या होगा, क्योंकि अभी वो अपने देश में इतना यहूदियों पे इतना, ज्यूज पे इतना वो कर रहा है जुर्म, तो फिर पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि जर्मनी को सबसे ऊपर लाना था उसे और कुछ भी कर सकता था। वो एक तरीके से मतलब सनकी ही था। आपने पढ़ोगे आप उसके बारे में तो कितना उसने कत्लेआम करा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसी डर के चक्कर में इन्होंने क्या करा, अमेरिका के इन्होंने यूगेन विग्नर ने और एडवर्ड टेलर ने डिसाइड करा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को, उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं। अब इन्होंने लेटर लिखा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आ गई कि यार ये बहुत उस टाइम ना बहुत छोटे साइंटिस्ट थे, तो इनकी बात यूएस का राष्ट्रपति क्यों सुनेगा, सही सी बात है। तो उन्होंने क्या करा, आइंस्टाइन को अप्रोच करा, बल्कि आइंस्टाइन खुद ना हिटलर के डर से जर्मनी छोड़ के यहाँ पे आए हुए थे, इमिग्रेट हुए थे। तो आइंस्टाइन को उन्होंने सारी बात समझाई, आइंस्टाइन ने फिर आगे रूजवेल्ट को लेटर दिया। उस लेटर का इतना प्रभाव पड़ा रूजवेल्ट ने तुरंत ही अपनी टीम बना ली इसके ऊपर, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के ऊपर, ठीक है। और जो इसको मतलब एक तरह की चार्ज दिया, लेफ्टिनेंट जनरल ग्रुप्स को दिया, लेस्ली ग्रुप्स, इनको चार्ज दिया। फिर क्या हुआ, 15 साइंटिस्टों की टीम बनी, जिसमें से 12 तो जूस थे, ठीक है। 15 साइंटिस्टों की टीम बनी। अब था हेड बनाना, लेफ्टिनेंट जनरल ग्रुप्स के हाथ में था कि वो किसको हेड बनाते हैं इस टीम का। इसमें आइंस्टाइन, एडवर्ड टेलर, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें शामिल करे गए थे। तो उन्होंने सबसे जो अच्छा नाम, पहले जो उनके दिमाग में नाम आया, रॉबर्ट ओपनहाइमर का है। बल्कि सब हैरान हुए थे कि रॉबर्ट ओपनहाइमर खुद कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट मतलब उनको पता था कि कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, तब भी इनको इधर रखा गया। लेकिन नहीं, उन्हें विश्वास था, क्योंकि रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्चेस के बारे में इन्होंने इतनी रिसर्च कंप्लीट की, तो वो जानते थे कि ऐसा बंदा चाहिए कि जो फिजिक्स का बिल्कुल मतलब फिजिक्स से प्यार ही करता हो, है ना। तो क्या हुआ, अब इनको रखा हेड पे, इन्होंने बनाया बॉम्ब हो गया तैयार। अब उसको डिटोनिस्ट करना था, मतलब उसका मतलब उसको देखना था कि वो उसका प्रभाव कैसा होगा, उसको चेक करना था। तो लॉस एलमस का नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर ने खुद सजेस्ट किया कि लॉस एलमस न्यू मैक्सिको करेंगे, क्योंकि न्यू मैक्सिको में अक्सर ही जो है बचपन में जाया करते थे अपने पेरेंट्स के साथ इधर समर वेकेशन पे, पठारी क्षेत्र में वहां पे जाया करते थे। लॉस एलमस में फिर सारा तैयार किया गया सब कुछ, मतलब कि एक बॉम्ब को, इतना बड़ा बॉम्ब था वो, उसको टेस्टिंग करना था। इसकी टेस्टिंग का नाम दिया टर्निटी मतलब गॉड, उनके सन और होली स्पिरिट, ठीक है, ये इनको नाम दिया। टेस्ट होना था 5:30 बजे, ये टेस्ट होना था 1945 में, आई थिंक सो, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। इसके ऊपर टेस्ट होना था इनका। अब क्या हुआ, तब तक रूजवेल्ट डेड हो चुके थे, मतलब उन्हें ब्रेन हेमरेज की वजह से वो मर चुके थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो तो फिर उपराष्ट्रपति ने साइन करे कि यहाँ पे पास कर दी टेस्टिंग, ठीक है। अब टेस्टिंग पास हो गई। जब टेस्टिंग हुई, यहाँ पे आपकी सुनने वाली बात है, जब टेस्टिंग हुई तो क्या हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, मशरूम के शेप में इतनी तेज आग, वो मतलब फायर निकली कि 2 मिनट में आदमी को राख कर सकती है। और वो देख के खुद ब खुद रॉबर्ट ओपनहाइमर के मुंह से एक श्लोक निकला भगवत गीता के 11 चैप्टर का, यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो वो श्लोक था 12th श्लोक, जिसमें बताया गया है कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड, जो कि कृष्ण है, तो जो उनका विराट रूप था, अगर हजारों सन्स भी एक साथ आ गए ना आसमान में, तो भी उनका विराट रूप से जितनी ऊर्जा प्रकाश निकल रहा है तो भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हजारों सन्स भी एक साथ अगर आ जाते हैं।
उसमें बताया है। तो उन्होंने देखा कि इतना ब्राइटनेस निकला, इतना फायर निकला, तो उन्हें वो एकदम से हजारों सन वाला श्लोक को एकदम से याद आ गया और उन्होंने बोला एकदम से संस्कृत में एज इट इज बोला। और फिर 32 चैप्टर 11 से ही 32 वर्ष भी बोला, 32 श्लोक भी बोला, एक लाइन बोली, मतलब एज इट इज संस्कृत में नहीं बोला, उसमें उन्होंने एक लाइन बोली जिसमें भगवान कह रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी लॉर्ड हेड कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को कि जो है मैं टाइम हूँ और मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, पांडवास को छोड़ के दोनों साइड की सेना को मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ, बस तुम्हें एक निमित्त मात्र, एक तुम्हें कारण बनना है बस, है ना। तो डिस्ट्रॉयर के नाम से उन्होंने लगा कि हाँ भाई मैं उनके आया एकदम से दिमाग में, उन्होंने बोला मैं मृत्यु हूँ और मैं सबको यहाँ पे खत्म करने आया हूँ। तो ऐसा उन्होंने कुछ लाइन बोली थी। टेस्टिंग हो गई, ठीक है। टेस्टिंग के बाद क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में जैसे कि आप जानते हैं हिरोशिमा में पहले गिरा था, ठीक है, तो हिरोशिमा में बम गिराया गया, बहुत बड़ी तबाही हुई, बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं कैसा था न्यूक्लियर बम, मतलब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया बट आप जैसे पढ़ेंगे इसके बारे में तो मतलब इतना डेंजर था, बहुत ज़्यादा। एक थोड़ी वीडियोस भी बनी हुई हैं कि कैसा था, तो वीडियोस देख के ही सहम जाता है इंसान, इतना डेंजर ये बम था। तो बनाया गया। अब हिरोशिमा के बाद भी जापान सरेंडर नहीं कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो क्या करा, नागासाकी में भी गिरा गया। अब नागासाकी में जैसे बम गिरा, धक्का लग गया रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कि उन्होंने कहा ये अनावश्यक था, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी, जो ये हुआ है इसकी जरूरत नहीं थी, हिरोशिमा में बहुत था, इतनी तबाही करने की क्या जरूरत थी। बट उन्हें वहां पे समझाया गया कि जो है जापान नहीं कर रहा था सरेंडर। अभी हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई गई यूएस के थ्रू, रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी उसमें एक एज अ बोर्ड मेंबर आए। अब रॉबर्ट ओपेनहाइमर को डर लग रहा था क्योंकि जैसे क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम भी शुरू हो गया था और 1949 में रशिया ने भी टेस्टिंग अपनी कर दी थी स्टार्ट एटॉमिक बॉम्ब की, तो उन्हें काफी डर लग रहा था। तो उन्होंने अपने एक टिप्पणी, मतलब एक तरीके से अपना वो दिया, अपना विचार दिया कि ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए, मानव जाति के लिए ऐसा बॉम्ब बनाना बेवकूफी, और ऐसा बॉम्ब बनाना ही अपने आप में मतलब खतरे को बुलावा देना, बेवकूफ मतलब बनाने नहीं चाहिए, वो तो इमरजेंसी कारण से बनाया, ये बनाने नहीं चाहिए, ये बहुत खतरनाक साबित होगा। ये बात वाइस प्रेसिडेंट को और जनों को अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसमें सारे देश के अंदर यूएस भी आ गया, तो यूएस को भी उन्होंने बोल दिया, तो उनको एज अ बोर्ड टीम मेंबर से बोर्ड मेंबर्स ने वहां से हटा दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ भगवत गीता सीखने के लिए, सिर्फ भगवत गीता सीखने के लिए एक जूस साइंटिस्ट ने, एक अमेरिकन जो अमेरिका में इमिग्रेट हुए थे, उन्होंने संस्कृत सीखी। एक इंडोलॉजी के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज में, उनसे संस्कृत सीखी, तो बहुत अपने आप में बहुत ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी केस स्टडी पूरी हो चुकी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा है, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है किसके ऊपर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर, जो कि एक साइंटिस्ट थे वेस्टर्न के, और उन्होंने जीवन में भी उतारा, यहाँ तक कि उन्हें श्लोकास भी याद हो गए, है ना। तो लेकिन इंडिया के लोग इतना महत्व नहीं देते, अपनी मतलब ग्रंथ को इतना महत्व नहीं देते, पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुतों के मन में डाउट है कि श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज जो है, या फिर भगवत गीता यथारूप जो है, ये क्या करती है, ये जो है सन्यासी बना देती है, ये मॉन्क बना देती है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप पढ़ोगे तो कृष्णा ने अर्जुन को खुद कहा है, मतलब अर्जुन अपने सहसंगतों को मारने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो अर्जुन ने कहा था मैं मॉन्क बन जाऊंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा, अपने को मारने से क्या सुख मिलेगा। बट कृष्ण ने कहा, मतलब उन्हें भड़काया नहीं, तरह से, मतलब ये आप पढ़ोगे तब समझ आएगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, कृष्ण ने कहा मॉन्क बनने से उनको रोका, उनको मना करा, उनको खुद उनको इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स दिए, उनको मैनुअल्स दे इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें कि जीवन कैसे जीना है, और तुम कहाँ गलती करो, उस अपने विचारधारा को, आइडियोलॉजी को सही करो। तो एक तरीके से भगवत गीता जो है हमारे सभी के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अगर आप इसे अपनी लाइफ में उतारोगे तो बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ आपकी जाएगी, इसकी गारंटी है, और लेते हैं शास्त्र, ठीक है। तो वी शुड रीड द भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, या भगवत गीता यथारूप, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम बहुत सारे लोगों पे देख सकते हैं। आइंस्टाइन तक ने बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस पे, और आयुष्मान खुराना भी, अगर आप मॉडर्न एज की बात करो, आयुष्मान खुराना भी अपने साथ ही भगवत गीता रखते हैं। उन्होंने खुद बोला था जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो क्या करते हैं, एक कोई से पेज खोल के पढ़ लेते हैं, तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये कोई बोरिंग नहीं है, ये बल्कि मॉडर्निटी है। तो मॉडर्निटी में जीना कैसे है, इस मॉडर्न जमाने में, डिप्रेशन के टाइम में, इसमें इतने मतलब कला कलेश के टाइम में कैसे जीना है, कैसे सर्वाइव करना है, अच्छे से सेटिस्फिकेशन कैसे जीना है, और दूसरों को भी कैसे सेटिस्फिकेशन देना है जीने के लिए, ठीक है। तो ये हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमारी श्रीमद् भगवत गीता बताती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू। हरे कृष्णा।